नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 के बारे में। ये वर्कशीट 1 सितंबर की 2021 की है और हमारे अतीत की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान से ली गई है। इसमें हमें जो जानकारी दी गई है पहले हम उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत में आप कुछ चित्रों को देख सकते हैं जिसमें हम जामा मस्जिद वाले मेहरौली वाली दिल्ली को देख सकते हैं, दूसरा बेगमपुरी मस्जिद को देख सकते हैं, उसके बाद मोट मस्जिद को देख सकते हैं और जमाली कमाली मस्जिद को देख सकते हैं। उपरोक्त चित्रों में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि इनका निर्माण किसने किया था और कब किया था। और इसके बाद दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए वर एवं पुराने सरदारों में टकराव शुरू हो जाता था। सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर, और तीसरा घरों पर। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें लिखना है। यदि आप सल्तनत काल में इक्तेदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते। अर्थात सीधी सी बात है इसमें कि इक्तेदारों के कार्यों के बारे में पूछा गया है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें राजस्व इकट्ठा करना होता, सेना रखनी पड़ती, शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती, बस। और अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने नकद के रूप में कर वसूल किए। उसके शासनकाल में 3 प्रमुख कर थे: खराज, मवेशी और घरों पर लगने वाला कर। घरों पर लगने वाले करों को घरी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।